नमस्कार बच्चों। एक्सरसाइज 10.3 चल रही थी हमारी और प्रश्न नंबर 9 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। टेंथ क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10 यानी प्रश्न नंबर 10 आपका कहता है कि 3 वेक्टर दे रखे हैं ए, बी और सी। मेरा लिख रही हूँ। वेक्टर ए दे रखा है आपको 2i + 2j + 3k। फिर वेक्टर बी दिया हुआ है -i + 2j + k और वेक्टर सी दे रखा है 3i + j। इस तरह से हैं कि वेक्टर a + λb वेक्टर लंब है वेक्टर सी पर, परपेंडिकुलर है वेक्टर सी पर। यानी वेक्टर बी में लैम्डा को गुणा करके फिर ए में जोड़ा, जो नया वेक्टर बन के आया वो जब सी पर लंब बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो फिर लैम्डा का मान क्या होना चाहिए ये आपको दिया है। अगर ये इस पे लंब है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ a + λb डॉट ये वाला वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं जब कोई दो वेक्टर्स एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट निश्चित तौर पे क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब a वेक्टर डॉट सी वेक्टर + लैम्डा b डॉट सी वेक्टर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है, ये हमने कौन सा नियम लगाया? वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वितरण नियम, वेक्टर्स पे वितरण नियम पढ़ा था आपने कि मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। वितरण नियम या इंग्लिश में हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। राइट। अब इसका मतलब a डॉट सी बराबर -λ टाइम्स b डॉट सी हो गया। अब a डॉट सी करेंगे यानी 2i + 2j + 3k डॉट 3i + 1j, और यहाँ k नहीं है तो मैं इसको 0k लिख रही हूँ। इसी तरह से ये होगा -λ टाइम्स -i + 2j + k डॉट 3i + j + 0k। राइट। तो ये आपका हो गया। अब हम डॉट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट का बताया था, i का i से प्रोडक्ट 1 होगा, बाकी से प्रोडक्ट j और k के साथ 0 होगा। तो 2 × 3 6 हो गया, i डॉट i 1 हो गया। 2 × 1 + 2 और 3 × 0 + 3 × 0। इधर -λ, ऐसे यहाँ पर -3 + 2, तो ये हो गया 6 + 2 8, और ये हो गया -1 × -λ। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। तब जब वो फिर बीटा में मल्टीप्लाई हो, यानी ये 8 से मल्टीप्लाई हो और फिर इन दोनों का जो सम होगा वो निश्चित तौर पे इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 ये कहता है कि सिद्ध करिए यानी दर्शाइए, सिद्ध कीजिए कि मॉडुलस a यानी a का मापांक इंटू b वेक्टर प्लस b का मापांक या परिमाण इंटू a वेक्टर लंब है a के मापांक इंटू b वेक्टर माइनस b का मापांक इंटू a वेक्टर की। यानी ये दोनों वेक्टर आपस में लंब हैं। कोई दो वेक्टर लंब होंगे जब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो हम कहते हैं माना ये पहला वाला वेक्टर हमने p मान लिया, इसको पहले वाले को, और ये मॉडुलस a वेक्टर को हम लिख रहे हैं a। सिर्फ ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, थोड़ा लिखने में आसानी होगी और कोई बात नहीं है।
ये हो गया माइनस बी ए वेक्टर। बस ध्यान रखना वेक्टर किस पे लगना है किस पे नहीं। और दूसरे वाले को हमने क्यू वेक्टर मान लिया, ए बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर। अब ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे अगर इनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए, डॉट प्रोडक्ट। तो हम कहते हैं हम पी डॉट क्यू निकाल रहे हैं। इसका मतलब ए बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर। इस सॉरी ये प्लस है ऊपर वाला, इसका इससे मल्टीप्लाई, ए का ए से गुणनफल बी स्क्वायर और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ पर माइनस ए बी और ये हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इन दोनों का गुणनफल, पहले अदिश राशियाँ गुणा होगी बी ए, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर इन दोनों का माइनस बी का वर्ग ए डॉट ए वेक्टर। कल ही बताया था ए डॉट ए हो तो ए स्क्वायर, एक्स डॉट एक्स हो तो एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये बी डॉट बी का बन गया बी स्क्वायर, और ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, तो ये हो गया ए बी ए डॉट बी प्लस ए बी या बी ए लिखो एक ही बात है क्योंकि संख्याओं में तो आपका क्रम विनिमय नियम का पालन करता ही है। और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, रिजल्ट आ गया ज़ीरो। इसका मतलब वेक्टर बी पी जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर क्यू के, यानी ये वेक्टर इस पे लंब है और यही आपको दर्शाना था। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 11। आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 ये कहता है कि अगर ए डॉट ए भी ज़ीरो हो तथा ए डॉट बी भी ज़ीरो हो तो इसका, ये क्वेश्चन था आपका 12। तो वेक्टर बी के बारे में आप क्या बताएंगे, क्या कंक्लूजन निकलेगा? वेक्टर बी क्या है, क्या चीज़ बताता है? ए डॉट ए अगर ज़ीरो है, चूँकि ए डॉट ए का मतलब हुआ ए का मान, ए का मापांक, ए डॉट ए का मतलब हुआ ए का मापांक इंटू ए का मापांक, और कॉस ऑफ इनके बीच का कोण, और इनके बीच का कोण कितना होगा? ज़ीरो, क्योंकि दोनों की एक ही डायरेक्शन है, तो ये हुआ ए स्क्वायर। और अगर ए स्क्वायर ज़ीरो आ रहा है तो ये तभी संभव है जब ए ज़ीरो हो, और अगर ए ज़ीरो है तो वेक्टर ए भी ज़ीरो होगा। और अगर ऐसी स्थिति है तो ए डॉट बी जो है उसका मतलब होगा ए बी कॉस थीटा, अगर इनके बीच का कोण ज़ीरो है। तो जब ए ज़ीरो है तो यहाँ ए भी, ए की जीरो होने की वजह से ये ज़ीरो होगा ही होगा रिजल्ट हर हालत में। फिर वेक्टर बी कुछ भी हो और कोई भी कोण पर हो, थीटा 90 डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब क्योंकि यहाँ तथा है तो इसका यहाँ क्लियर हो गया कि ए तो ज़ीरो है ही पहले वाले से। अगर ए ज़ीरो है तो फिर ए डॉट बी ज़ीरो आएगा ही, चाहे फिर वेक्टर बी कुछ भी हो, ज़ीरो हो या ना हो, और ये इससे ए से कोई भी कोण बनाता हो, तो हर स्थिति में ये ज़ीरो ही होगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला आपका कि वेक्टर बी इज़ एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है और कोई भी कोण बना सकता है। एनी वेक्टर एंड कैन बी एट एनी एंगल विद वेक्टर ए। तो ये था प्रश्न नंबर 12। आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। कहते हैं 3 वेक्टर है, 3 यूनिट वेक्टर हैं। वेक्टर ए का मापांक भी 1 है, बी का भी 1 है और वेक्टर सी का मापांक भी 1 है। तीनों यूनिट वेक्टर हैं और तीनों का योग 0 दे रखा है, ये आपको दिया हुआ है। दिस इज गिवन। आपको दर्शाना है, अब फाइंड आउट करना है, निकालना है ए डॉट बी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान आपको पूछा है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे?
चलिए अब हम आते हैं, हमें जो दिया है फर्स्ट वाला, हम कहते हैं पहला वाला इक्वेशन उठाया इसका हल निकालने के लिए, ये हमने दोबारा लिखा और किसी एक को दूसरी तरफ ले जाओ। लेट सपोज बी और सी को हमने यहीं रख दिया, यहाँ ए को उधर ले गए। अब दोनों तरफ हमने ए से गुणा कर दिया, मतलब ए का डॉट प्रोडक्ट लिया, तो ए डॉट बी प्लस सी बराबर माइनस ए डॉट ए। तो ये बन गया ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये हुआ माइनस ए डॉट ए, कितना होगा ए स्क्वायर, और वेक्टर और ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, तो ये हो गया -1 का वर्ग यानी -1। ये हुआ आपका इक्वेशन 2। पुनः फिर से हम समीकरण 1 फिर से लेंगे और फिर से अब की बार हमने ए से मल्टीप्लाई किया था, मतलब डॉट प्रोडक्ट लिया था, और अब की बार हम बी उधर ले जाते हैं। अब की बार ए प्लस सी बराबर माइनस बी ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 से दोबारा से, और अब की बार बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा बी डॉट ए, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ अब की बार, बी डॉट सी माइनस बी डॉट बी, और ये सीधा मैं -1 लिख रही हूँ, आपको पता है क्यों। और फर्दर इसे कर लो क्रम विनिमय नियम से, हम इसे ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी लिख सकते हैं बराबर -1। ये हो गया समीकरण 3। फिर से समीकरण 1 से अब की बार हम सी को दाएं हाथ पे ले जाएंगे। अब की बारी हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर, और अब हमने इसको सी से मल्टीप्लाई किया, सी से डॉट प्रोडक्ट लिया, तो सी डॉट ए वितरण नियम लगाते हुए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ उसको, माइनस सी डॉट सी, तो ये हो गया आपका -1। ये हो गया समीकरण 4। और अब समीकरण 2, 3 और 4 तीनों का हम योग कर रहे हैं, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी 2 टाइम्स ए डॉट बी हो गया, फिर बी डॉट सी और सी डॉट बी एक ही बात है, तो 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी हो गया, फिर सी डॉट ए और ए डॉट सी, ये दोनों क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो ये सी डॉट ए हो गया, और ये हो गया -1 -1 -1, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हो गया आपका -3/2, 2 कॉमन लेकर नीचे उतर ही आया, तो यही इसका मान आया है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 12। आते हैं प्रश्न नंबर, ये 13 था, सॉरी, आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है कि यदि वेक्टर ए 0 होता है या वेक्टर बी 0 होता है, तो निश्चित तौर पे ए डॉट बी आपका 0 होगा। लेकिन क्या कन्वर्स भी ट्रू है, यानी यदि ए डॉट बी 0 है तो क्या ए या बी में से कोई 0 होना निश्चित है? तो आप कहेंगे कि ए डॉट बी अगर 0 होता है, मतलब अगर ए डॉट बी आपका होता है ए बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी 0 तब होगा या तो ए 0 हो या बी 0 हो, या मतलब अगर ए 0 हुआ या बी 0 हुआ तो निश्चित तौर पे यदि ए 0 हुआ या बी 0 हुआ तो निश्चित तौर पे ए डॉट बी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इनका मापांक जो है निश्चित तौर पे क्या होगा? 0 होगा। अगर वेक्टर ए 0 है तो उसका मापांक भी 0 होगा। क्लियर कट। लेकिन यदि ए डॉट बी 0 है तो इसका मतलब हुआ ए बी कॉस थीटा, अगर इनके बीच में कोण है, 0 होगा। तो इनसे 3 चीज़ें निकलती हैं कि या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा या फिर कॉस थीटा 0 होगा। इसका मतलब या तो ए 0 होगा या वेक्टर बी 0 होगा या फिर थीटा कितना होगा? π/2। तो इवन इफ यदि वेक्टर ए 0 नहीं होता
और वेक्टर बी भी ज़ीरो नहीं होता, लेकिन अगर थीटा π/2 होता है तो उस स्थिति में भी ए डॉट बी क्या होगा, ज़ीरो। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी इनमें से किसी एक ज़ीरो होने पर फिर चाहे वो कोई भी कोण होता तो रिजल्टेंट आपका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके दोनों वेक्टर्स में से कोई एक ज़ीरो हो, परंतु अगर वे एक दूसरे पर 90 डिग्री का भी कोण बना रहे हैं परंतु ज़ीरो नहीं है तब भी वो ज़ीरो होंगे। तो यही आपको एक चीज़ बतानी थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। इन्होंने कहा है जस्टिफाई फॉर एग्जाम्पल, उसकी ज़रूरत नहीं है, आपका यहीं से हो जाएगा। 15 पे आ जाओ सीधा। प्रश्न नंबर 15 पे ये कहते हैं कि आपको एक त्रिभुज ABC के जो तीनों शीर्ष हैं उसके आपके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ये आपका वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है। ए के शीर्ष दे रखे हैं 1 2 3, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1 0 0 और सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 1 2। कहते हैं फाइंड एंगल ABC। ये एंगल ABC निकालना है। अब एंगल ABC यानी ये वाला कोण, तो ये जो कोण बन रहा है ये BC वेक्टर अगर मैं कहूँ और BA वेक्टर, इनसे बन रहा है। तो अगर मैं कहूँ BC वेक्टर डॉट BA वेक्टर, तो ये कितना होगा, BC का मॉडुलस BA का मॉडुलस इंटू कॉस ऑफ एंगल ABC। तो इस तरह से कॉस ऑफ एंगल ABC होगा BC और BA का डॉट प्रोडक्ट बटे BC का मैग्नीट्यूड बटे BA का मैग्नीट्यूड। तो अब हमारा काम है वेक्टर BC और BA निकालना और फिर यहाँ रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर बिंदु A हमें दे रखा उसके कोऑर्डिनेट, तो A का स्थिति सदिश हमें पता है, यानी OA होगा 1i + 2j + 3k। इसी तरह से OB वेक्टर होगा -1i और 0j 0k लिखने की ज़रूरत नहीं है, और OC वेक्टर होगा j + 2k। यहाँ पर i 0 है क्योंकि i का कोफिशिएंट 0 है। तो अब हमें निकालना है BC वेक्टर। तो BC वेक्टर होगा आपका OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, यानी j + 2k - -i। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस i + j + 2k। आते हैं BA वेक्टर पे। तो BA वेक्टर हो गया OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो ये हो गया i + 2j + 3k माइनस OB हुआ आपका माइनस का i, माइनस माइनस का प्लस का i और एक i है, तो 2 का i + 2j + 3k। तो अब BC डॉट BA निकालते हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट i + j + 2k डॉट 2i + 2j + 3k। तो ये हुआ i का गुणांक 2, j के गुणांक 2 और उसके 3 दूनी 6, 6 4 10। और BC का मॉडुलस, BC का मॉडुलस हुआ आपका 1 का वर्ग + 1 का वर्ग + 2 का वर्ग यानी √6। ऐसे ही BA का मॉडुलस होगा आपका 2 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग, 4 + 4 8, 8 और 9 17, √17। तो यहाँ से कॉस ऑफ एंगल ABC होगा आपका 10 बटे √6 √17। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो एंगल ABC क्या होगा, कॉस इनवर्स 10 अपॉन और इसे गुणा कर लो, चाहे तो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। 17 छंग 17 पंजे 85, 17 छंग 102। ये था आपका प्रश्न नंबर 15।
आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 ये कहता है कि 3 बिंदु हैं आपके, बिंदु ए 1 2 7, बिंदु बी 2 6 3, बिंदु सी 3 10 -1, ये समरेख है यानी एक ही रेखा में है, ये शो करने हैं। तो ये आप कैसे करेंगे? 3 बिंदु एक रेखा में है ये सिद्ध करने हैं। तो अगर ये बिंदु ए मान लिया, ये बिंदु बी मान लिया और ये बिंदु सी मान लिया, मान लो ये समरेख है यानी एक रेखा में है, तो मान लो ए बी वैक्टर या बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर के बीच में कोण अगर 180 डिग्री आता है, या फिर अगर बी आगे पीछे होता पॉइंट तो 0 डिग्री या 100 डिग्री कोण अगर इनके बीच में होता है, किन्हीं भी दो बिंदुओं को ज्वाइन करते हुए जो रेखा आएगी, ए बी बी सी या ए सी बी सी, कोई भी तरीके से, तो कोण अगर 180 डिग्री किन्हीं दो बिंदुओं को लेकर जो बनी रेखा है, दो सेट में लेकर उनके बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और अगर कोण हमारा 0 डिग्री या 180 डिग्री आता है, इसका मतलब क्या है? ये हमारा समरेख है। तो हम कोई भी दो निकाल लेते हैं, ए बी वैक्टर निकाल लेते हैं और ए सी वैक्टर निकाल लेते हैं। तो अब ए बी वैक्टर जो हमारा ये हो गया ओ बी माइनस ओ ए वैक्टर। ओ बी वैक्टर क्या होगा? जब कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं तो ओ बी वैक्टर होगा 2i + 6j + 3k। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, अलग से लिख के नहीं दिखा रही, अब आप इसके यूज टू हो चुके हैं। और ओ ए का मतलब 1i + 2j + 7k। तो 2 - 1i यानी सिर्फ i, 6 - 2j यानी 4j, और प्लस का 3 माइनस का 7 इज माइनस का 4k। ये भी वेक्टर हो गया। मैं ए सी वैक्टर ले लेती हूँ। तो ए सी वैक्टर हो गया आपका ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ओ सी हुआ आपका 3i + 10 का j माइनस का k माइनस i + 2j + 7k। तो 3i - i 2i, 10 - 2 यानी 8j, -1 - 7 यानी -8k। अब अगर मैं कहूँ कि कॉस ऑफ एंगल ए, क्योंकि ए बी और ए सी से क्या जा रहे हैं, कोण क्या बनाएगा? कोण ए बनाएगा। तो कॉस ऑफ ए इज एक्चुअली ए बी डॉट ए सी अपॉन ए बी का मॉडुलस ए सी का मॉडुलस। तो इन दोनों का जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगी, अब मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, दिस डॉट दिस, तो आई का आई से यानी 2 + 4 8 जा 32 प्लस 8 4 जा 30, 8 4 जा 32, ये भी 32 अपॉन पहले का मॉडुलस 1 + 16 + 16 और दूसरे का मॉडुलस 4 + 64 + 64। तो ये हो गया 32 + 32 64 + 2 66, ये हुआ 33। और ये हुआ आपका, अगर मैं 4 सब में से कॉमन निकाल लूँ, 64 + 64 128, 4 8 + 4 132। तो 66 √33। इसमें से अगर मैं 4 का 2 बन के बाहर आ गया, 4 से भाग दे रही हूँ, तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। तो ये हुआ 33 × 2 यानी 1। तो एंगल ए कितना हुआ आपका? 0 डिग्री, राइट। तो इसका मतलब ए बी और ए सी एक ही तरफ है, इसका मतलब ए बी सी किस में है? समरेख है। तो ये हमें निकालना था प्रोडक्ट के हिसाब से, वरना पिछली एक्सरसाइज में आप यहीं से बता सकते थे कि जो ए सी वैक्टर है, अगर इसे मतलब ये तो सिर्फ हमें इस स्केलर प्रोडक्ट का प्रयोग करके बताना था इस एक्सरसाइज में, वरना पिछली एक्सरसाइज में भी तुम कर चुके हो
कि ये बिंदु समरेख कब होंगे, यानी जब AC और AB पैरेलल होंगे तो तीनों समरेख होंगे। और आप देख रहे हो AC कितना है आपका 2i + 8j - 8k, दो में दो कॉमन निकाला तो i + 4j - 4k, और ये आपका कौन सा वेक्टर है, सीधा सा AB वेक्टर। तो आप देख रहे हैं जब AC वेक्टर बराबर 2AB वेक्टर, सीधी सी बात है AC और AB एक ही रेखा में हैं या पैरेलल हैं, और जब पैरेलल हैं दो रेखाएं और उनमें पॉइंट कॉमन आ रहा है A, तो इसका मतलब ABC क्या है, समरेख है। तो ये दूसरा तरीका था निकालने का जो अभी तक पिछली एक्सरसाइज में फॉलो किया था। ये इसलिए बताया है कि हमारा इसमें डॉट प्रोडक्ट का कैसे प्रयोग करके हम इसे निकाल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन आपका 16। आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर तेजी से। और प्रश्न नंबर 17 ये कहता है कि आपको किसी त्रिभुज के 3 शीर्षों के कोऑर्डिनेट दिए हैं, आपको बताना है ये समकोण त्रिभुज है। तो आपको जो 3 मान लो ABC मान लिया, तो A का पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है, अब की बार कोऑर्डिनेट फॉर्म में ना होकर जैसे कि प्रश्न नंबर 15 में दे रखा था, ये आपको दे रखा है स्थिति सदिश के रूप में। तो 2i - j + k हमने माना, यहाँ ABC हमने खुद माना है त्रिभुज, अपने हिसाब से फिगर बना ली। फिर OB वेक्टर यानी B का स्थिति सदिश, क्योंकि यहाँ क्लियरली कहा गया है कि जो शीर्ष हैं उनके वेक्टर्स दे रखे, उनकी स्थिति सदिश। तो ये रेखाएं नहीं दे रखी, OA OB OC दिया हुआ है। तो हुआ i - 3j - 5k, और OC वेक्टर है 3i - 4j - 4k। आपको बताना है कि ये राइट ट्रायंगल बनाते हैं नहीं, तो या तो एंगल B एंगल 90 डिग्री का होगा, या एंगल A 90 का होगा, या एंगल C 90 का होगा। अगर एंगल B 90 का होता है तो BC.BA आपका 0 आएगा। तो अब आप तीनों को चेक करेंगे, कोई सा एक 0 आ गया, दो चीज़ों का प्रोडक्ट, तो हम कहेंगे cos ऑफ B, सीधा निकालते हैं BC.BA, इसे चेक करते हैं क्या BA 90 का है नहीं, और BC का मतलब हो गया या तो OC - OB, और ये हो गया OA - OB। OC - OB मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 3i - i 2i - 4j प्लस का 3j यानी माइनस का j, और माइनस का 4k प्लस का 5k हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का k। अब कहेंगे OA - OB, 2i - i इज i, माइनस j -3 यानी -1 + 3 यानी 2j, और 1 -5 यानी प्लस का 6k। तो हो गया 2 माइनस का 2 प्लस का 6, तो ये 6 हुआ, ये 0 नहीं है, तो एंगल B 90 नहीं है। अब आइए एंगल C के लिए, तो C के लिए CA.CB निकालेंगे। तो CB BC निकाला था, CB इसका उल्टा हो जाएगा, CB हो गया दूसरे वाला, CA निकालते हैं हम पहले। CA हो गया आपका OA - OC, और BC निकाल चुके थे, यहाँ पर ये BC है तो इसका उल्टा, इसमें माइनस और लग जाएगा, तो -2i प्लस का j माइनस का k हो गया आपका CB। अब OA - OC करते हैं, तो 2a - 3i हो गया -i, -1 -4 यानी प्लस का 4, तो प्लस का 3j, और 1 -4 यानी 1 + 4 यानी +5 का k। ये हो गया 2, ये हो गया प्लस का 3 माइनस का 5, ये रिजल्ट 0 आ गया। सीधी सी बात है, एंगल C 90 डिग्री हो गया। अब एक ही 90 डिग्री हो सकता है किसी त्रिभुज में, तो तीसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी त्रिभुज में एक 90 हो सकता है, 2 90 नहीं हो सकते, वरना वो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। एंड कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 18। अगर वेक्टर A एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है, वेक्टर A एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड यानी मापांक A है, और लैम्डा एक नॉन ज़ीरो स्केलर है, यानी एक
अदिश राशि है पर ज़ीरो नहीं है। देन लैम्डा ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। लैम्डा ए वेक्टर का जो मापांक होगा वो 1 होगा, तब लैम्डा का क्या मान होना चाहिए, 4 ऑप्शन में से बताना है। तो लैम्डा ए वेक्टर का मतलब, मापांक का मतलब होगा लैम्डा, तो लैम्डा ही रहेगा, और ए का मापांक, ए का मापांक ए मान लिया, और ये आपको 1 चाहिए, तो इसका मतलब लैम्डा का मान कितना होना चाहिए, 1/e। और ए जो है लंबाई होती है, नेगेटिव नहीं होगी, तो ए की, इसका मतलब ए जो है वो हर हालत में 0 से बड़ा भी होता है, क्योंकि लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ए बराबर 1/λ, और लैम्डा भी धनात्मक होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका जो चौथा पार्ट है, डी पार्ट है, वो आपका ऑप्शन सही बैठेगा। तो ये हुई आपकी एक्सरसाइज 10.3, डॉट प्रोडक्ट पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को बताएंगे और उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तब तक इतना कीजिए। थैंक यू।